हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज में, जहाँ पे हम आज अपना नया टॉपिक जो कि आपके चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने हैंड लेबर और स्टीम पावर के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप इसको जो वीडियो थी आपकी पीछे वाली उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर पाए। जिसने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, कृपया करके एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए प्लीज। उसको अगर आप वॉच करेंगे तो उसके साथ आप दूसरी जो वीडियो जाएंगे आपकी, उनके साथ आप एक कनेक्शन क्रिएट कर पाएंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर आपको एक कंसेप्ट के रूप में लगेगा और कंसेप्ट को पढ़ना मुश्किल नहीं होगा बेटा, बहुत ही आसान होगा और उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये वाली वीडियो जो आपकी आने वाली है बेटा, इसमें हम लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में आपको आगे पढ़ना है, तो पीछे हमने वर्कर्स के बारे में जो बातें पढ़ी थी उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी इस वीडियो में होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम में हमने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटेन में और जो अमेरिका में थे वो वर्कर्स की कंडीशन थी। भाई अमेरिका में जो वर्कर्स थे बेटा वो इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं थे, तो अगर वहाँ पे सप्लाई लेबर्स की कम थी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनकी वेजेस ज़्यादा थी। और अगर जब वेजेस ज़्यादा थी तो उस टाइम पे तो मैकेनाइजेशन करना चाहेगा कोई भी व्यापारी या मर्चेंट्स होंगे या कोई भी टेक्निकल पीपल होंगे जहाँ पे उनको लेबर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लेबर की वेजेज अगर ज़्यादा मिलेंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका जो प्रॉफिट है बेटा वो मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाएगा और प्रोडक्शन आपका जो होगा बेटा वो आपका सीधा आप मैकेनाइजेशन, कहने का मतलब मैकेनिकल टेक्नोलॉजिकल या मशीनों के द्वारा करवाना पसंद करेंगे। लेकिन दैट इज नॉट इन द केस ऑफ ब्रिटेन। ये ऐसा केस ब्रिटेन में नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में वर्कर्स की मात्रा ज़्यादा थी और वहाँ पे जहाँ पे सप्लाई वर्कर्स की ज़्यादा है और जहाँ पे सप्लाई वर्कर की ज़्यादा और उसके साथ-साथ वहाँ पे डिमांड कम है, तो अगर डिमांड कम होगी तो वहाँ पे जो प्राइस होगा, जो वेजेज़ होंगी वर्कर्स की वो कम होंगी। तो इसीलिए कोई भी मशीनों की तरफ इतना तेज़ी के साथ जाना वहाँ पे नहीं चाहता था। तो दैट इज़ द रीज़न, यही रीजन था कि ब्रिटेन में जो आपका मशीन, जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस था बेटा वो स्लो था। आपका आविष्कार तो हो चुके थे स्टीम इंजन्स वगैरह के, लेकिन इनको इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा समय लग गया बेटा। तो अब दूसरी बात आती है कि अब यहाँ पे जैसे अमेरिका में तो वहाँ पे भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी गया था, लेकिन स्टार्टिंग तो कहाँ से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी। लेकिन उसके अब आपने 19th सेंचुरी में भी देखा था 300 के आसपास, कुछ 380 के आसपास ही कुछ आपके स्टीम इंजन से, जिसमें से 80 ऐसे इंजन थे जो कॉटन के सेक्टर में वर्क कर रहे थे बेटा, वहाँ पे वर्क कर रहे थे। बाकी वहाँ पे सारा का सारा जो हैंडीक्राफ्ट्स होता था वो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होता था, बल्कि एक छत के नीचे डोमेस्टिक पर्पजेज पे ट्रेडिशनल तरीके से होता था। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेटा आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसमें जो टेक्निकल चेंजेज आते हैं, पेस ऑफ जो टेक्नोलॉजी होती है बेटा वो लेबर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर क्या है और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर में वेजेज ज़्यादा है या कम है। तो अगर लेबर की वेजेस कम है तो उसमें बेटा, और दूसरे भी इसके कारण रहे थे कुछ उसमें टेक्नोलॉजी के पीछे कि जो ये आपके इंजन वगैरह थे, जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इनकी रिपेयर करने में भी पैसा ज़्यादा लगते थे। तो एकदम से डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था। वो डिसीजन बेटा क्यों नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि उनके द्वारा जो काम स्टार्टिंग में कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी बेटा। तो इस प्रकार जो हमने पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पीछे पढ़ा था, पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ा बेटा आगे, कि जो आपके लाइफ ऑफ वर्कर्स के ऊपर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो आज का आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बेटा वो है लाइफ ऑफ द वर्कर्स। लाइफ ऑफ द वर्कर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में। देखिए, लाइफ ऑफ द वर्कर्स जो थी बेटा, एविडेंस ऑफ लेबर, देखो पहली बात वही आती है लेबर की, जो लेबर की प्रेजेंसी कितनी थी बेटा वहां पे, एविडेंस ऑफ लेबर। एविडेंस अगर वर्ड का आप अगर इसका मीनिंग पता करना चाहेंगे तो एविडेंस का जो मतलब होता है वो होता प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा का मतलब इंग्लिश में अगर हम इसको सिग्निफाई करें तो इसका मतलब होता है इनफ।
मतलब इनफ क्वांटिटी में थे, जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही थे, बल्कि इतना नहीं था कि डिमांड ज़्यादा थी और वहाँ पे सप्लाई कम थी। कहने का मतलब लेबर की सप्लाई ज़्यादा थी इन द मार्केट, अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वर्कर बेटा। इसने लाइव जो वर्कर्स थे बेटा उनकी लाइफ को अफेक्टेड किया। अब देखो लाइफ तो अफेक्टेड होगी ना, क्योंकि अगर एविडेंस मात्रा में लेबर आपके अवेलेबल है तो उनकी वेजेस क्या होंगी बेटा, कम होंगी। अगर उनकी वेजेस कम होगी तो उनकी इनकम भी क्या आएगी बेटा, कम आएगी। अगर उनकी इनकम कम आएगी, अगर उनकी मान लें इनकम कम होगी, तो इनकम कम होने के कारण बेटा उनकी लिविंग लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और लिविंग लाइफ पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो उसे हम बोल सकते हैं कि इससे जो मार्केट है, मार्केट ने जो है वर्कर की लाइफ को क्या कर दिया है बेटा, अफेक्टेड कर दिया है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं एविडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर। जो एविडेंस मात्रा थी लेबर की मार्केट में उसने अफेक्ट किया किनकी लाइफ को बेटा, वर्कर्स की लाइफ को। एज न्यूज पॉसिबल जॉब, अब देखो एज न्यूज, अब न्यूज के अनुसार पॉसिबल जॉब ट्रेवल टू द कंट्री साइड। जैसे ही न्यूज थी बेटा पॉसिबल जॉब्स की, वो कंट्री साइड, मैंने आपको पहले भी कंट्री साइड के बारे में बताया। कंट्री साइड किसको बोलते थे, कंट्री साइड बोलते थे बेटा रूरल एरियाज को। अब जैसे-जैसे वहाँ पे न्यूज़ ट्रैवल करती थी, न्यूज़ आपकी ट्रैवल करती थी कि भई कंट्री साइड में आपकी, कि अब भई जॉब अवेलेबल हो गई है मार्केट साइड में इन द अर्बन एरियाज़ में, तो 100 ऑफ द ट्रैम्प टू द सिटी। ट्रैम्प का मतलब होता है कि ओर चलना बेटा, वैसे तो रोंदना होता है ट्रैम्प का मतलब, ट्रैम्प, लेकिन रोंदना नहीं। यहाँ पे सेंस क्या मिलेगी कि यहाँ पे 100 ऑफ वर्कर कहाँ चल देते थे बेटा, भाग-दौड़ कर लेते थे किसकी तरफ, सिटीज़ की तरफ चले जाते थे, जैसे ही न्यूज़ फैलती थी पॉसिबल जॉब्स की। क्योंकि आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जॉब्स जो होती थी बेटा आपके, जो दूसरे अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे ज्यादातर होती थी बेटा सीजनल होती थी। अब सीजनल जॉब्स होने का मतलब क्या था, अब जैसे ब्रेवरीज वगैरह की बात अगर हम करें, या हम दूसरे क्रिसमस वगैरह के कार्ड्स वगैरह जो होते थे, प्रिंटिंग प्रेस में बात करें या बुक बाइंडिंग में बात करें, तो ये सारे गैस वर्क में हम बात करें, तो सारे वर्कर्स यहाँ पे सीजनल होते थे। और सीजनल वर्कर होने का मतलब क्या था, वर्कर सीजनल होने का ये था कि जितना काम था तब तक तो वहां पे रुकते थे, उसके बाद कुछ तो वहीं पे सेटल्ड हो जाते थे, दूसरी ओड जॉब्स की सर्च में वहां पे रहते थे। बाकी जो वर्कर्स होते थे वो कहाँ चले आते थे बेटा, आपके रूरल साइड में चले आते थे। तो इस प्रकार जब उनको ये पता लगता था कि अब जॉब्स बेटा अवेलेबल हैं, तो जैसा कि पिक्चर में भी दर्शाया गया है, यहाँ पे एक लेबर को, जो लेबर है बेटा उसको दर्शाया गया, वो किस तरीके से अर्बन सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। तो रूलर्स क्या होते थे बेटा, जो रूरल एरिया में, कंट्री साइड एरिया में जो वर्कर्स होते थे, वो ट्रैम्प करते थे, किसकी तरफ ट्रैम्प करते थे, सिटीज की तरफ ट्रैम्प करते थे, भागदौड़ करते थे। एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप बेटा। जो आपकी जॉब थी, उनका जो सिस्टम था बेटा, उनका सारा का सारा जॉब, वैसे तो देखो अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आपको ज्यादा, अगर मैं देखो दो साइड यहाँ पे बात करी जाएंगी, अगर मैं दोनों साइड के बारे में बात करूँ, एक तो है बेटा जो जॉब आपको देता था, जो आपको मर्चेंट्स वगैरह थे जो जॉब प्रोवाइड करवाते थे, और एक दूसरा जो जॉब करते थे। अगर मैं प्रोवाइड करने की बात करूँ, तो उन्हें लेबर को हायर करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, वो तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है बेटा। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स थी किसकी, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स लेबर्स की थी बेटा, कि लेबर्स को जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। अगर लेबर्स को जॉब मिलती है, अगर लेबर्स आपकी जॉब ले लेते हैं, तो उनकी जॉब का लेने का मतलब क्या होता था कि आपके अच्छे फ्रेंडशिप के नेटवर्क होने चाहिए, या तो पहले से ही कोई आपका फैक्ट्री में रिलेशन वाला कार्य करता, वो आपकी जॉब दिला देगा, या कीन रिलेशन, इसका मतलब आपके रिलेशन जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं बेटा, वो होने चाहिए। तब आपको पॉसिबिलिटी जो होती थी गेटिंग जॉब करने की बेटा, वो ज्यादा होती थी, वरना आपको जॉब को लेने में बेटा हमेशा क्या होती थी, परेशानी होती थी, आपको जॉब नहीं मिल पाती थी। तो इसीलिए बोला गया है एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडशिप एंड द कीन रिलेशंस बेटा। तो किसके ऊपर डिपेंड करती थी बेटा, कीन रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करती थी, आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती थी। इफ यू हैड ए रिलेटिव और ए फ्रेंड इन ए फैक्ट्री, यू आर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्विकली। अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपका फैक्ट्री में है, या तो आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए या आपका कोई फ्रेंड होना चाहिए फैक्ट्री में, यू आर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्विकली, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी बेटा, अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपका फैक्ट्री में है। तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप के ऊपर डिपेंड करती थी, और इन रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करती थी। तो आपको, यू हैड ए रिलेटिव और ए फ्रेंड इन ए
फैक्ट्री, आपका रिलेटिव फ्रेंड उस फैक्ट्री में होना चाहिए बेटा, तभी आप क्या प्राप्त कर पाते थे बेटा, जॉब प्राप्त कर पाते थे, वरना आपको जॉब को मिलने में दिक्कत होती थी। लेकिन इसको इन सब का कारण क्या था, रीजन क्या था बेटा, उसके बारे में आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि जॉब लेने के लिए भी हमारी रिलेशंस वगैरह प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसका सीधा सीधा एक ही रीजन था कि यहाँ पे एविडेंस में लेबर था, सप्लाई लेबर की ज्यादा थी और डिमांड लेबर की कम थी। डिमांड लेबर की कम इसलिए थी बेटा, फैक्ट्रीज कम थी, लेकिन उसके मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ज्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब वहां पे विलिंग टू वर्क है, जो लोग, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन होती है व्हेन ए वर्कर, व्हेन ए पीपल इज रेडी टू वर्क, इज विलिंग टू वर्क एट लो वेज रेट, एट लो वेज रेट पे भी या एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जब कोई काम करने के लिए तैयार है बेटा और उसको जॉब मिल जाती है बेटा और उसको मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और लेकिन जब वो काम करने के लिए तैयार है और उसको जॉब वगैरह नहीं मिल पाती, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इन कंडीशंस को क्या बोला जाता था बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता था। तो ऐसे में अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड होता था फैक्ट्री में, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्विकली, तो आपको जॉब क्विकली मिल जाती थी, वरना आपको जॉब मिल नहीं पाती थी। तो ये था बेटा लाइफ ऑफ वर्कर्स की फर्स्ट पड़ाव। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन, लेकिन अब ऐसा थोड़ा कि सबके सोशल कनेक्शन होंगे। तो जिनके सोशल कनेक्शन नहीं थे, तो उनको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल था और उनको जॉब नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ से हमने एक ही बात पढ़ी है बेटा, यहाँ से जो लास्ट हमने पढ़ा, वहां से हमने पढ़ा है कि जो लेबर थे उनकी सप्लाई ज़्यादा थी। अब इसको ना थोड़ा-सा बुकिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखो बेटा, क्योंकि कंसेप्ट की नॉलेज आपको गेन होगी, क्या कंडीशन थी, कैसे थी। तो यहाँ से आप जो दूसरे वर्ड्स निकाल सकते हो, अपने आईक्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उस पे इस्तेमाल करके निकालिए कि लेबर की सप्लाई ज़्यादा थी, लेबर की सप्लाई ज़्यादा थी तो डिमांड क्या थी, कम थी, तो वेजेस के प्राइस क्या थे बेटा, कम थे। तो इससे रिजल्ट ये मिलता है। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे सोचिए आप कि मान लें अब आपको कोई काम करवाना है, लेकिन आपके पास 5 या 6 ऑप्शंस है बेटा, 5 या 6 ऑप्शंस में से लेबर आप कहीं से भी उठा सकते हैं। तो आपने किसी को जैसे वेजेस ऑफर किया कि 200 रुपीज में आपको वेजेस दूंगा पर डे, तो इतने में दूसरा बोल देगा कि आप मुझे ले चलिए, मैं 180 के लिए रेडी हूँ। तो ये एक प्रोसेस होता था, जिस प्रोसेस में जो वेजेस हो जाती थी वो कम हो जाती थी, और वेजेस के कम हो जाने के कारण वहां पे जो वेजेस के प्राइस थे बेटा वो क्या थे, बहुत ज्यादा ही कम थे। तो यही रीजन होता था बेटा कि लाइफ ऑफ द वर्कर्स थी बेटा वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और वहाँ पे आपको जॉब को लेने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। आपके रिलेशंस को या आपकी फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आगे चलते हैं। मैनी जॉब सीकर्स, अब यहाँ पे वर्ड आया है बेटा जॉब सीकर। जॉब सीकर किसको बोलते हैं बेटा, जिसको जॉब की आवश्यकता होती है, जो जॉब को फाइंड करने के लिए इस साइड उस साइड घूमता था। हैड टू वेट वीक्स, उनको हफ्तों भी वेट करना पड़ता था। स्पेंडिंग नाइट अंडर ब्रिजेस के नीचे नाइट करनी पड़ती थी, या नाइट शेल्टर्स होते थे बेटा, वहां पे अपनी रातों को बिताना पड़ता था, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर तो आ गए थे ना बेटा। अब वो अपना घर छोड़कर कहाँ से आए थे, रूरल एरिया से आए थे। तो बहुत सारे जॉब सीकर्स ऐसे थे, हैड टू वेट वीक्स, हफ्तों उनको वेट करना पड़ता था। स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस एनी नाइट शेल्टर्स में बेटा, और अपनी नाइट्स को ब्रिजेस के अंदर या शेल्टर्स के अंदर अपनी नाइट्स को क्या करना पड़ता था, पास करना पड़ता था। तो ये जॉब सीकर्स की कहानी थी बेटा उस टाइम पे। तो उसके बाद अब आगे आता है कि लाइफ ऑफ द वर्कर्स में अब हमने देख लिया, कुछ को तो रिलेशंस के कारण या कुछ को अपने मान ले रिलेटिव्स वगैरह के कारण जॉब मिल जाती थी, बट मैनी सम ऑल ऑफ द वर्कर्स हैव नॉट कनेक्शंस विद देयर अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेंडशिप इन द फैक्ट्री, सो दैट दे हैड टू स्पेंड देयर नाइट under the bridges or in the night shelter because they did not able to find a job। तो उनको क्या नहीं मिल पाती थी, जॉब नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ पे ऐसा केस था कि वहां पे केस किस तरीके का था बेटा, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट थी। क्या थी वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही क्या थी बेटा, लाइफ ऑफ वर्कर्स क्या थी, बिल्कुल खराब थी बेटा। अब आगे चलते हैं। अब कुछ को बता दिया बेटा, वही बहुत सारे जॉब्स जो जॉब की कीपर्स थे बेटा, जॉब सीकर्स थे बेटा, वो कहाँ पे रहते थे, वीक से आपको स्पेंडिंग करते थे नाइट अंडर द ब्रिज या नाइट शेल्टर में।
लेकिन कुछ सम स्टेट इन नाइट रेफ्यूजीज बेटा, जैसे नाइट रेफ्यूजीज होते हैं ना जो बेटा टेंट वगैरह लगाकर या रेफ्यूजीज की वगैरह आकर वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो वांडर कर रहा है यहाँ से वहाँ पे क्या कर सके, अपनी नाइट को स्पेंड कर सके। सेटअप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, किनके द्वारा बेटा, बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। अदर वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स बेटा, जो कैजुअल वार्ड थे मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज है बेटा, जो जो गरीबों की अथॉरिटीज है बेटा, उनके लिए उनके द्वारा कैजुअल वार्ड्स प्रोवाइड करवाए जाते थे, तो वहाँ पे चले जाते थे, वहाँ पे अपनी नाइट को क्या करते थे, स्पेंड करते थे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कुछ तो क्या बेटा, सम स्टेड इन नाइट रिफ्यूज में स्टेड करते थे और सम वर प्राइवेट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलते थे। अदर वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज के द्वारा क्या किया जाता था, उनको मेंटेन किया जाता था। सीजनलिटी ऑफ द वर्क, अब मैंने देखो सीजन्स के बारे में आपको बताया था बेटा, कुछ वर्क ऐसे होते थे जिसमें सीजन्स के अकॉर्डिंग वर्क मिलता था। जैसे लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जैसे गैस का वर्क है या ब्रेवरीज का वर्क है, जहाँ पे शराब वगैरह या बियर वगैरह बनती है बेटा, वहाँ पे आपको ठंड में कोल्ड में कार्य मिलता था। या फिर आपको जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या बुक बाउंडिंग है, उनका कार्य आपको क्रिसमस डेज पे मिलता था बेटा। तो यहाँ पे सीजनलिटी थी वर्कर की। इसका मतलब क्या है कि वर्किंग, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक टर्म होती है बेटा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि सारों साल आपको, सारे के सारे साल आपको वर्क नहीं मिलता है, लेकिन आपको वर्क कुछ ही महीने मिल पाता है, तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में दिखाई देती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पूरा का पूरा साल वर्क नहीं होता बेटा। स्टार्टिंग में जब आपकी शोविंग वगैरह होती है, या आपको स्टार्टिंग में जब आप बीज को बोते वगैरह हो, या हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, तभी आपके वर्क होते हैं बेटा। उसके अलावा आपका जो फार्मर होता है, वो सारा का सारा साल क्या रहता है बेटा, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रहता है। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट को, जहाँ पे आपको सारा का सारा काश वर्क ना मिले, सारा का सारा साल वर्क ना मिले, तो ऐसे वर्किंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मीन, अब देखो, सीजनलिटी ऑफ वर्क्स इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क, बहुत लंबा समय होता था बेटा, जो पीरियड होते थे जहाँ पे उनको विदाउट वर्क के रहना पड़ता था। तो सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बेटा एक लंबा समय, पीरियड विदाउट वर्क, बिना वर्क के मिलता था बेटा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता था। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, जैसे बिजी सीजन आपका ओवर होता था, पुअर वर ऑन द स्ट्रीट अगेन, दोबारा से उनकी एम्प्लॉयमेंट उनसे छीन जाती थी, और पुअर्स कहाँ पे आ जाते थे बेटा, दोबारा स्ट्रीट्स में आ जाते थे। अब स्ट्रीट्स में तो आने ही थे, क्योंकि अगर सीजन के अकॉर्डिंग काम होता है, तो सीजन के अकॉर्डिंग काम होने का मतलब क्या है बेटा, जैसे ही आपका सीजन का कार्य कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, आपको एम्प्लॉयर्स की आवश्यकता नहीं है, तो उसके बाद वर्कर्स कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, आपके आपके दोबारा वीक्स के अंदर, रोड्स के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बेटा सीजन क्या हो जाता था, ओवर हो जाता था। पुअर कहाँ पे आ जाते थे, स्ट्रीट्स में आ जाते थे। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, अब कुछ तो वापिस आ जाते थे आपके रूरल एरिया में आफ्टर द विंटर, व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन द रूरल एरिया ओपनड अप इन प्लेसेस, बेटा जब वहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर की क्या हो जाती थी, में दोबारा ओपन अप। ऐसा थोड़ा था कि रूरल एरिया में सीजनल, देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पे भी थी, लेकिन जब स्टार्टिंग होती थी, शोविंग का सीजन आता था या हार्वेस्टिंग का सीजन आता था, विंटर वगैरह में आपको दोबारा से फसल को उगाना है, तो ऐसे केस में डिमांड फॉर लेबर जो होती थी बेटा, जो डिमांड लेबर की होती थी बेटा, वो रूरल एरियाज में भी क्या हो जाती थी, ओपन हो जाती थी। और वो इस तरीके से रूरल एरियाज में भी क्या आ जाते थे बेटा, लोग आपके वहां पे आ जाते थे, कंट्री साइड में आ जाते थे विंटर, आफ्टर द विंटर के बाद, क्योंकि विंटर ही एक ऐसा सीजन था जहाँ पे बेटा जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको रूरल एरिया में मिलती थी। उसके बाद वहां पे आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल था बेटा, इसलिए या तो आपको स्ट्रीट्स के ऊपर रहना पड़ता था। अब लोग क्या करते थे, अब वहाँ पे कोल्ड में, वहाँ पे विंटर के टाइम में तो वहाँ पे कार्य किया, और उसके बाद कहाँ पे कंट्री साइड में आ गए, क्योंकि वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाती थी, ओपन हो जाती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसने दो लोगों की लाइफ को ना बेटा बहुत ज्यादा अफेक्टेड किया था, और उसके द्वारा ही सारी चीजें काम होते थे। अब आगे चलते हैं। बट मोस्ट लुक फॉर ओड जॉब्स, अब कुछ लोग ओड जॉब्स की हैं बेटा, जो सीजनल से रिलेटेड नहीं, उन जॉब्स के लिए घूमते रहते थे, बट विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन ये जॉब्स थी बेटा जो मिड 19th सेंचुरी तक, कब की बात हो रही बेटा, मिड 19th सेंचुरी तक बहुत ही डिफिकल्ट थी फाइंड करने में, इनको फाइंड करने में बहुत ही ज्यादा जदोजहद होती थी, इनको आप फाइंड नहीं कर सकते थे, कब तक, मिड 19th सेंचुरी तक, वर डिफिकल्ट टू फाइंड थी।
इन 19th सेंचुरी वेजेस इंक्रीज्ड। अब 19th सेंचुरी में वेजेस आपकी इंक्रीज हुई। कब की बात हो रही है? 19th सेंचुरी में। बट दे टेल अस ए लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर बेटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखो दे टेल अस लिटिल अबाउट द वर्कर, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है बेटा कि अगर वेजेस किसी वर्कर की इंक्रीज होगी तो उससे उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई इम्प्रूवमेंट आया होगा। दैट इज नॉट हैपनिंग इन दैट केस बेटा। तो ये उससे रिलेटेड नहीं था। चलो आपने बता दिया कि वेजेस में क्या आ रहा है बेटा, वेजेस आपकी क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन ये इसके द्वारा आप ये नहीं कह सकते कि वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स में जो इंक्रीज होगा उसके द्वारा आप बोल सकते हैं लाइफ ऑफ द वर्कर्स क्या होगी बेटा? अच्छी होगी। ऐसा नहीं हो सकता था। द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन बिटवीन द ट्रेड बेटा। जो एवरेज फिगर्स तो आपको मिल जाते थे भाई, एवरेज इतनी सैलरी मिलती है, लेकिन इससे हमने जो वेरिएशन है ना बेटा, ट्रेड्स के बीच में वेरिएशंस आई हैं बेटा, एंड द फ्लक्चुएशन आई है फ्रॉम ईयर टू ईयर बेटा, उनके बारे में आपकी एवरेज फिगर नहीं बता पाते थे, क्योंकि ट्रेड्स के बीच में भी वेरिएशंस वगैरह चलती थी। कभी ट्रेड्स आपकी ज़्यादा हो रही है, कभी ट्रेड्स कम हो रही हैं, कभी सीजनल एम्प्लॉयमेंट है वो आपका प्रेशर नहीं कर रही है बेटा, और फ्लक्चुएशन जो आ रही है ईयर टू ईयर, कभी काम ज़्यादा है, कभी काम कम है। तो ये भी चीज़ें आपकी लाइफ ऑफ वर्कर को क्या करती थी? इम्पैक्ट करती थी। When price rose sharply during the prolonged Napoleonic War। अब देखो नेपोलियनिक वॉर की एक सीरीज थी वॉर की बेटा, जिसमें आई थिंक 7 वॉर्स हुए थे बेटा। तो उस टाइम पे जो प्राइस थे बेटा वो राइज हुए, क्योंकि देखो डिमांड उस टाइम पे, देखो वॉर में डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब वॉर में डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो डिमांड जैसे इंक्रीज होती है तो अपने साथ साथ किस चीज को इंक्रीज करती है बेटा? तो अपने साथ साथ बेटा वो प्राइस को इंक्रीज करती है, कि प्राइस जो होंगे बेटा वो भी क्या हो जाएंगे? आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्राइस आपके राइज हुए बेटा शार्पली, कब? प्रोलोंग नेपोलियनिक वॉर में। तो क्या हुआ? द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर अर्न फेल सिग्निफिकेंटली सिंस द सेम वेजेस कुड नॉट बाय फ्यूअर थिंग्स बेटा। तो रियल वैल्यू थी ना व्हाट द वर्कर अर्न फेल सिग्निफिकेंटली बेटा, तो रियल वैल्यू आपकी फेल होगी, बिकॉज सिंस द सेम वेजेस कुड नॉट बाय फ्यूअर थिंग्स बेटा। तब प्राइस ज्यादा हो गए। अब जो सेम वेजेस, अब देखो प्राइस का क्या होता है, जब मान लो सपोज कीजिए, आप इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। सपोज कीजिए आप एक गवर्नमेंट के वर्कर है, और आप एक गवर्नमेंट के वर्कर होने के साथ आपकी कुछ सैलरी है। अब गवर्नमेंट के वर्कर की सैलरी तो वही है, लेकिन अब आपकी महंगाई आ जाती है, आपके प्राइसेस आपके राइज हो जाते हैं। तो अब आपके प्राइस राइज होने के कारण आपकी जो सैलरी है वो तो कांस्टेंट है बेटा, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो लेकिन अगर आप उन्हीं के साथ अगर पहले की बात करो, प्राइस इंक्रीज होने से पहले की, तो आप उन प्राइस पैसों को खर्च करके उसमें ज़्यादा चीज़ों को बाई कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे प्राइस आपका लो है बेटा, लेकिन जब प्राइस आपका ज़्यादा हो गया, तो आपकी वेजेस चाहे सेम हो या थोड़ी बहुत बढ़ा भी दी जाए, क्योंकि अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो आप कम चीज़ें खरीद पाओगे, क्योंकि आपकी महंगाई है वो ज़्यादा हो गई है। अब जो चीज़ों का जो प्राइस था बेटा वो ज़्यादा हो गया है। इसी को तो महंगाई कहते हैं ना, कि कई बार बोलते हैं कि महंगाई से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बेटा, तो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो आपकी जो वेजेज है बेटा उनका रेशो इंक्रीज होना, और जो आपकी महंगाई है उसके प्राइस का रेशो इंक्रीज होना, ये इक्वल नहीं होता बेटा। महंगाई का रेशो तो जल्दी इंक्रीज होता है, और आपकी सैलरी का रेशो कम इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से आप उसी सैलरी में बहुत ही कम वस्तुएं खरीद पाते हो। तो रियल वैल्यू जो होती है बेटा वर्कर्स की, वो क्या होगी बेटा? अनफेल सिग्निफिकेंटली सिंस द सेम वेजेस कुड नॉट बाय फ्यूअर थिंग। तो सेम वेजेस जो थी बेटा वो क्या कर पाती थी बेटा? बाय फ्यूअर थिंग्स ही कर पाती थी बेटा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा, जो रियल वैल्यू थी जो वर्कर अर्न करते थे, फेल सिग्निफिकेंटली क्या होगी बेटा? फेल होगी। और सेम वेजेस कुड नॉट बाय फ्यूअर थिंग्स, और हम फ्यूअर थिंग्स को क्या कर पाते थे? बाय कर पाते थे। मोreover the income of the worker dependent not on the wage rate alone। तो इनकम ऑफ वर्कर जो थी बेटा डिपेंडेंट नॉट ऑन द वेज रेट अलोन। तो इनकम ऑफ वर्कर है बेटा वो वेज रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर। अब देखो सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या बोली गई, यहाँ पे इसने बोला कि इनकम ऑफ द वर्कर जो थी बेटा, जो इनकम ऑफ वर्कर्स थी डिपेंडेंट नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, वो वेज रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द इनकम ऑफ द वर्कर डिपेंडेंट नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, वो वेज रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि उनके अलावा बेटा, अब देखो इसको ऐसे समझिए आप, कि जैसे आपकी सैलरी तो ज्यादा है, अब आपकी चलो ठीक है इनकम ऑफ वर्कर है बेटा, वेज रेट है। वेज रेट का मतलब क्या होता है? वेज रेट का मतलब क्या होता है? वेज रेट का मतलब ये होता है बेटा
कि आपकी जो वेज रेट है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। सपोज कीजिए कि आपने एक दिन में आपको मैं 300 रुपीज देने वाला हूँ। सिर्फ यही थोड़ा डिपेंड होता है बेटा, ये भी तो चीज होती है कि आप इतने रुपए देने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ कितने दिन का वर्क आप मुझे देंगे, उस चीज के ऊपर भी तो एवरेज इनकम आपकी डिपेंड करेगी ना, कि कितने दिन तक आप काम मेरे को देने वाले हो बेटा, वो भी तो डिपेंड करेगी ना। तो इसीलिए इनकम ऑफ वर्कर जो होती थी डिपेंडेंट नॉट ऑन द वेज रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि ये नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क के ऊपर भी डिपेंड करती थी कि एवरेज डेली इनकम वर्कर्स की होगी क्या। एवरेज का मतलब अब आपको 15 डेज वर्क मिल रहा है, वेज रेट आपकी अच्छी है, वेज रेट आपकी क्या है, अच्छी है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आपकी जो इनकम थी, एवरेज डेली इनकम थी बेटा, वो क्या हो रही है बेटा, वो आपकी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर आपकी डेली इनकम तो ज़्यादा है, लेकिन आपको नंबर ऑफ डेज में वर्क ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि आपकी एवरेज डेली वर्क क्या आएगी, कमी आएगी। अब देखो दोनों ही केस हैं, अगर आपको काम मिल रहा है तो आपकी जो वेजेस हैं वो कम है, अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो वेजेस ज़्यादा है, तो एवरेज डेली तो सिंपल आने वाली ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, अगर 30 दिन आपको कार्य मिल रहा है तो हर रोज 100 रुपीज मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको 15 डेज कार्य मिल रहा है तो आपको हर रोज 200 रुपीज मिल रहे हैं, तो दोनों ही केस में जो पैसे आएंगे बेटा वो कितने आएंगे बेटा, 3000 के आसपास रुपीज आएंगे बेटा, 3000 के आसपास रुपीज आएंगे, जिसके द्वारा आप बोल सकते हो कि हमारी जो एवरेज डेली इनकम है वो कितने की आई है बेटा, 3000 की आई है। तो इन मिड 19th सेंचुरी में देखें तो 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन थी बेटा, वो क्या थी, एक्सट्रीमली पुअर। एक्सट्रीमली पुअर का मतलब क्या है बेटा, उनकी वेजेस भी बहुत ज्यादा कम थी और वो बेटा कुछ भी नहीं कर पाते थे, बिल्कुल एक्सट्रीमली पुअर थे बेटा। इन 1830 35 एंड 75 35 एंड 75% एम्प्लॉयड इन डिफरेंट रीजन्स बेटा, 35 और 75% अनएम्प्लॉयड थे बेटा, जो डिफरेंट रीजन्स में बेटा वो क्या थे बेटा, अनएम्प्लॉयड थे बेटा डिफरेंट रीजन में। तो 1830 में आप देखिए 35 और 75% जो व्यक्ति क्या थे बेटा, वो अनएम्प्लॉयड थे, जो कि कहाँ पे थे बेटा, डिफरेंट रीजन में थे, वो आपके क्या थे, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड थे। वो अनएम्प्लॉयड थे बेटा आपके डिफरेंट रीजन्स में। The fear of unemployment made worker hostile to the introduction of new technology। अब देखो जो fear of unemployment था ना बेटा, उसने वर्कर को hostile वैसे तो क्या होता है बेटा, किसी चीज को कोई अपोज करने वाला होता है या दुश्मन होता है उसको hostile बोलते हैं, लेकिन hostile इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा, अब उनको सीधा सीधा ऐसे लग रहा था, अगर हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पहले से ही आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और उनका काम मिलना आपको बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो नई टेक्नोलॉजी आई थी बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की, उसने वर्कर को क्या बना दिया, होस्टाइल बना दिया टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के खिलाफ, कि अब आपकी जो नई टेक्नोलॉजी आई है बेटा वो आपसे क्या छीन लेगी, एम्प्लॉयमेंट छीन लेगी। क्या छीन लेगी, एम्प्लॉयमेंट छीन लेगी। व्हेन द स्पिनिंग जेनी बेटा, देखो स्पिनिंग जेनी क्या था बेटा, स्पिनिंग जेनी एक सीरीज ऑफ वर्क था बेटा, जो स्पिंडल के उसमें था, ये कोई नाम नहीं है, बल्कि इसके द्वारा इंट्रोडक्शन दिया गया बेटा वूलन की इंडस्ट्री में। एक स्टेप ऑफ वर्क्स होते थे जिनको स्पिनिंग जेनी के नाम से बोला गया था। वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगन अटैकिंग द न्यू मशीन्स बेटा, तो ये हैंड स्पिनिंग थी बेटा, और इसने किसको अटैक करना स्टार्ट कर दिया बेटा, न्यू मशीन्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड, ये बेटा क्या था बेटा, ये कंटिन्यूड रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम तक बेटा, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा बेटा। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1840 बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज बेटा, तो अब बिल्डिंग एक्टिविटी आपकी इंटेंसिफाइड होगी, वो तेज हो गई कब, 1840 में। कौन सी एक्टिविटी, बिल्डिंग एक्टिविटी आपकी क्या हो गई, इंटेंसिफाइड होगी, कहाँ पे, सिटीज में क्या होगी बेटा, वो इंटेंसिफाइड होगी। रोड्स वर वाइडेंड, रोड्स को क्या कर दिया गया बेटा, वाइडेंड कर दिया गया बेटा, रोड्स आपके चौड़े हो गए बेटा। रोड्स आर वाइडेंड, रोड्स को क्या कर दिया गया बेटा, वाइडेंड कर दिया गया।
और उसके बाद क्या हुआ, रोड्स आपके चौड़े होने के बाद आगे क्या हुआ बेटा, न्यू रेलवे स्टेशन केम अप। अब देखिए जो सारे की सारी ये चीजें आ रही है ना बेटा, ये सारी की सारी चीजें क्या थी बेटा, रोड्स आपका वाइडन होना, न्यू रेलवे स्टेशन का आना, रेलवे का एक्सटेंड होना। अब इन सब में वर्कर्स में आप देख सकते हो टनल्स का डग होना बेटा, ड्रेनेज एंड सीवर का लेड होना, ड्रेनेज और सीवर का लेड होना, रिवर का एम्बैंक करना उसके ऊपर। Number of workers employed in the transport industry doubled in the 1840 and doubled again in the subsequent 30 years बेटा। After 1840 building activity intensified in the cities, roads were widened। अब देखो कभी भी अगर आपको बोलोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बेटा जो इंक्रीज हुई बेटा, वो इंक्रीज किसके कारण हुई बेटा, सबसे पहले तो उसके बारे में सोचिए। रोड्स वर वाइडेंड, रोड्स को चौड़ा किया जाएगा तब भी आपको एम्प्लॉयर्स की आवश्यकता पड़ेगी। न्यू रेलवे स्टेशन आएंगे, उनको बनाने में भी आपको एम्प्लॉयर्स चाहिए। रेलवे लाइन्स को एक्सटेंड किया गया, टनल्स को डग किया गया, ड्रेनेज एंड सीवर को लेड किया गया या रिवर को एम्बैंक किया गया, उसके ऊपर रास्ता बनाया गया। तो इस प्रकार ये जो वर्क थे बेटा, ये बिल्डिंग एक्टिविटीज थी बेटा, जो जिनमें कंस्ट्रक्शन के वर्कर थे। लेकिन ध्यान रखना ये कब की बात है बेटा, आफ्टर 1840 की। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन द 1840। और ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री में जो वर्कर थे बेटा वो डबल्ड हो गए एंड डबल्ड अगेन इन द सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स। और आने वाले 30 साल में दोबारा फिर डबल्ड हो गए। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का कार्य किया। कब, 1840 में। और डबल्ड अगेन कब हो गए बेटा, ये सब्सिक्वेंट इन 30 ईयर्स में क्या हो गया बेटा, ये डबल हो गए। तो ये था बेटा आपकी कुछ लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में। लास्ट में हमने देखा कि कहाँ से किस तरीके से हमें क्या मिली बेटा, एम्प्लॉयमेंट मिली। और उससे पहले हमने ये भी देखा बेटा किस तरीके से बेटा लोगों की जो वर्क है उनको मिलना कितना मुश्किल था, और किस तरीके से वेजेज इंक्रीज तो हुई लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी एवरेज इनकम के ऊपर नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो हमने देखा था कि जो एविडेंस थी बेटा लेबर की वो बहुत ही ज्यादा थी, और एविडेंस लेबर होने के कारण जो वर्क था बेटा वो मिलना बहुत ही मुश्किल था। वो दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता था, या तो फ्रेंडशिप के ऊपर डिपेंड करता था, या आपकी किन रिलेशंस होने चाहिए फैक्ट्री में या आपके शहर में, तभी आपको क्या मिल पाती थी बेटा, एम्प्लॉयमेंट मिल पाती थी। अब दूसरा क्या था बेटा आपका, दूसरा था सोशल कनेक्शन होने बहुत ही जरूरी थे। या उसके बाद हमने पढ़ा था अगर उनको वर्क नहीं मिल पाता था, या तो फिर बेटा वो स्ट्रीट्स के ऊपर रहते थे, नाइट शेल्टर में रहते थे, या रेफ्यूजीज कैंप में उनको रहना पड़ता था। अब उसके बाद कुछ सीजनल वर्कर्स भी होते थे बेटा। तो अगर सीजन का वर्क आपका स्टार्ट हुआ उसके बाद दोबारा फिर जो पुअर लोग थे स्ट्रीट्स पर आ जाते थे। अब कुछ तो वहीं पे रहना सोचते थे, और कुछ रूरल एरिया की तरफ चले जाते थे जहाँ पे बेटा वर्किंग का सीजन आपका दोबारा स्टार्ट हो जाता था और वहां पे कार्य करना स्टार्ट कर देते थे। तो कुछ लोगों की लाइफ ऐसी थी, सीजन पे तो वह अर्बन एरिया में कार्य करते थे, अभी अर्बन एरिया में सीजन में कार्य करना है। और कुछ लोग ऐसे थे बेटा जो सीजनल वर्कर में कुछ कुछ देर तो वहां पे स्ट्रीट पर पड़े रहते थे और वहां पे कार्य करते थे। नहीं तो कुछ ऐसे थे बेटा जो रूरल एरिया में भी कार्य करते थे कंट्री साइड में, और कुछ ऐसे भी थे बेटा जो अर्बन एरिया में भी कार्य करते थे। अब मोस्ट लोग ओड जॉब्स के लिए, लेकिन ओड जॉब्स का मिलना बहुत ही मुश्किल था। अब कुछ वेजेज आपकी इंक्रीज हुई थी लेकिन इससे वेलफेयर लोगों का नहीं सुधरा था। नेपोलियनिक वार में भी डिमांड बढ़ी, उसका क्या हुआ बेटा, वर्कर का इंक्रीज हुई, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो महंगाई थी, जो आपकी महंगाई थी वो भी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। और इस महंगाई के इंक्रीज होने के कारण, इस महंगाई के इंक्रीज होने के कारण आपके क्या हो गए बेटा, आपके सारे के सारे जो पैसे लग जाते थे वो कुछ कम ही चीजें आ पाती थी। तो इससे भी लोगों का वेलफेयर नहीं सुधरा था बेटा। तो उसके बाद नंबर ऑफ डेज वर्क के ऊपर भी डिपेंड करती थी एवरेज इनकम। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई बेटा, उन समय हमने स्पिनिंग जेनी के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन के वर्क खुले। तो कुछ कंडीशंस आई थी जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं बिल्डिंग एक्टिविटी क्या हुई थी बेटा, इंटेंसिफाइड हुई थी। तो क्या क्या थी, रोड्स को वाइडन किया गया, नए रेलवे स्टेशन आए बेटा, रेलवे लाइन को एक्सटेंड किया गया, टनल्स को ढक किया। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज खुली। तो और ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का ये हमारा क्या हो गया था बेटा, वर्कर जो एम्प्लॉयड होते थे बेटा ये 1840 में ये क्या हो गए बेटा, डबल्ड हो गए। और दोबारा अगले आने वाले 30 साल में भी क्या हो गए बेटा, ये डबल्ड हो गए। तो ये था बेटा हमारा लाइफ ऑफ द वर्कर्स के बारे में। अब आगे हम जो अगला आने वाला टॉपिक है बेटा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो इसके बाद में करेंगे। तो ये था आपका लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में आपका, जो कि मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया है बेटा कि लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसी थी। अब इससे आने वाला जो टॉपिक होगा बेटा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉलोनीज होगा, और जिसमें आप पढ़ेंगे द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में।
बारे में बेटा। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो स्टे ट्यून फॉर द आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज के बारे में होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड इन दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।